हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और अब हम आ गए हैं फोर्थ स्टेप पे। जब भी एक फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, चाहे उसमें आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लो, मतलब पीएसआर का चेंज ले लो, या एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ, किसी भी केस में 5 एडजस्टमेंट करनी होती है। नंबर 1 हम कैलकुलेट करते हैं शेयर इन गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियोज। ठीक है कि जब चेंज हुआ उसमें किस पार्टनर ने गेन किया, किसने सेक्रीफाइस किया, तो उनके रेस्पेक्टिव शेयर्स और उनकी रेशो निकालनी होती है। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट होती है गुडविल की, कि जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको गुडविल का पैसा प्रोपोर्शनेट अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करना होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमने सीखी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की। ठीक है ना। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड असेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। क्योंकि आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, ठीक है, अब एक नया रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, तो वो ये सोच सकते हैं कि आज की डेट को जो पुरानी हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, इसमें अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो उसको आज की डेट में एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब मान लो आपका जो करेंट ईयर है, ठीक है, आपका सपोज करेंट ईयर 2019-20 है। अब इसमें आपने एट द एंड मार्च में आके सोचा कि अब हम अपना पार्टनरशिप रिलेशनशिप बदल रहे हैं। पहले हमारी रेशो इक्वल थी, अब ये 2:2:1 होगी। रीजन कोई भी हो सकता है, अभी हम रीजन पे नहीं जा रहे, हम मान रहे हैं कि चेंज हो गया। तो इस डेट को जब चेंज हुआ, इससे पहले सारा इक्वल प्रॉफिट और लॉस बट रहा था। इसके बाद अब रिलेशनशिप में 2:2:1 में प्रॉफिट और लॉस बटेगा। तो जब आप अपना रिलेशनशिप बदलोगे तो इस डेट से पहले के जितने भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं वो सारे ओल्ड रेशो में एडजस्ट हो जाने चाहिए, और इसके बाद जो कुछ भी आप अर्न करते हो या लॉसेस लेते हो वो सारे न्यू रेशो में जाएंगे। ठीक है ना। ये लॉजिकल बात है कि पहले से जो अर्न करके रखा हुआ है उसे पुरानी रेशो में बांट दो। तो उसको या तो हम बांट ही देते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं उसको एडजस्ट कर लेते हैं कि हम रेस्पेक्टिव गेन और सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंगली कह देते हैं कि गेनिंग पार्टनर ने शेयर खरीद लिया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से और उसको प्रोपोर्शनेट पेमेंट कर दी। सो लाइकवाइज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में भी ये चीज ट्रू होती है कि आपके पास जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं तो उनमें भी ऊपर नीचे वैल्यूज हो सकती हैं। हो सकता है कोई एसेट आपकी बुक्स में ज्यादा वैल्यू पे है, उसकी मार्केट में वैल्यू कम है। हो सकता है कोई लाइबिलिटी आपने रिकॉर्ड नहीं की है। ठीक है ना। तो इस तरह से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में भी तो प्रॉफिट और लॉस आ सकता है, उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। सो पार्टनर्स ये मान के चलते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी रिवैल्यू कर लिया जाए और इसके प्रॉफिट और लॉस को भी एडजस्ट कर दिया जाए। तो जस्ट लाइक रिजर्व एंड गुडविल, इसको दो तरह से डील करते हैं। या तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब हम नई वैल्यूज लिखते हैं बुक्स में, जैसे अगर लैंड की वैल्यू बढ़ गई तो उसको इंक्रीज कर दो, बुक्स में इंक्रीज कर दो। अगर मान लो आपके कुछ क्रेडिटर और आ गए तो उनको इंक्रीज कर दो, लिख दो। ठीक है। किसी एसेट की वैल्यू अभी 0 हो गई है, चेंज आया टेक्नोलॉजी में, आपका पुराना प्लांट अब यूजलेस हो गया, उसकी वैल्यू कम कर दो, खत्म कर दो, उसको लॉस हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज को रिवाइज करके आपस में प्रॉफिट और लॉस को बांट लो। ये एक मेथड है जिसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेते हैं कि जितनी भी वैल्यूज में ऊपर नीचे चेंजेस आ रहे हैं सबको अकाउंट कर दो और अब आगे से नई वैल्यूज बुक्स में लिखी जाएंगी। तो प्रॉफिट और लॉस निकाल लो और उसको पार्टनर्स में बांट दो। दूसरा मेथड क्या है, इसमें हम बुक्स में कोई चेंज नहीं करते। हम ये कहते हैं कि ठीक है वैल्यू में चेंज आ रहा है, दैट इज फाइन, उसको हम वर्किंग नोट्स में एडजस्ट करेंगे और जो इंडिविजुअल पार्टनर्स में जो प्रोपोर्शनेटली गेन और सेक्रीफाइस हो रहे हैं ना उसको आपस में एडजस्ट कर लो। नई वैल्यूज बुक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। तो आज की डेट तक का चेंज निकालो और उसे आपस में एडजस्ट करो। तो ये दूसरा मेथड है एडजस्टमेंट एंट्री मेथड। ये हर एक में आपने देखा है, गुडविल में भी आपने देखा है, आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस बांटते हुए भी देखा है कि एडजस्टमेंट एंट्री में हम सिर्फ म्यूचुअल शेयर एडजस्ट करते हैं, गेन और सेक्रीफाइस एडजस्ट करते हैं और वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है ना। तो यहां पर भी यही होने वाला है। तो हम पहले ये वाला मेथड कर रहे हैं, एडजस्टमेंट एंट्री मेथड। तो सबसे पहला काम क्या होगा, कैलकुलेट करो आप शेयर इन प्रॉफिट और लॉस गेन्ड और सेक्रीफाइस्ड, कि शेयर गेन हुआ है सेक्रीफाइस हुआ है उसको कैलकुलेट करो, दैट इज गेनिंग रेशो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो को आप
सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये आप इसमें सॉल्व कर लोगे। ऑल राइट। अब ये किस लिए जरूरी है? क्योंकि एडजस्टमेंट हमें गेन और सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंगली करनी होती है। अब आप आ जाओ मुद्दे की बात पे, जो एक्चुअली करना है। करना क्या है? आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को असेस करना है। तो अब हम सेकंड स्टेप में एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। तो स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो आप सिर्फ मेजर कर लोगे और उसको एडजस्ट कर दोगे, आप बुक्स में नहीं लेके आओगे, सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है। तो अब आपके जब एसेट्स हैं, अब आपके एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो वो आपके लिए क्या है? कोई एसेट है, फर्नीचर है, आपने बुक्स में 10,000 पे दिखा रखा है, लेकिन मार्केट में उसको बेचने जाते हो तो आपका एंटीक फर्नीचर है, अब आपको ज्यादा वैल्यू मिल रही है, वैल्यू बढ़ गई। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होता है? आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो इसे प्लस के साइन के साथ लिखते हैं। सिमिलरली कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स किस तरह से आती हैं? जैसे मान लो आपने कुछ छोटी चीजें खरीदी, मान लो आपने सीडीज खरीदी, ठीक है, और क्योंकि वो थोड़ी सी आइटम थी उसको आपने राइट ऑफ कर दिया बुक्स में, लेकिन उसकी वैल्यू है आपके पास, अगर आप उसे मार्केट में बेचने जाते हो इट हैज सम वैल्यू, तो वो एक अनरिकॉर्डेड एसेट है। सिमिलरली कई बार आपका ये होता है कि आप एसेट्स को डेप्रिशिएट कर चुके होते हो तो बुक्स में से खत्म हो जाती हैं, बट रियलिटी में वो आपके पास पड़ी होती है। जैसे आपने मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए ली, अब 5 साल में आप उसे डेप्रिशिएट कर चुके हो, बुक्स में उसकी वैल्यू 0 है, बट रियलिटी में वो बाइक आपके पास है और अगर उसे मार्केट में बेचने जाते हो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसकी वैल्यू है, तो उसकी जितनी भी वैल्यू है वो सारा आपका प्रॉफिट है। अब लाइबिलिटीज में क्या होगा? अगर लाइबिलिटीज में वैल्यू में कमी हो जाती है, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका प्रॉफिट। इसके बाद आपके पास क्या होगा? लॉस हो सकता है। लॉस कैसे होता है? लॉस होता है जब आपकी एसेट्स की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। आपके एसेट की वैल्यू में कम हो गए तो वो लॉस है। सिमिलरली अगर आपकी लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, तो वो आ गया, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, नुकसान हो गया। सिमिलरली कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, मान लीजिए आपका कोई केस चल रहा था, किसी पर्सन के साथ पेंडिंग केस चल रहा था, तो अब वो केस सेटल हो गया और आपको लाइबिलिटी देनी पड़ रही है। अब तक आपको लग रहा था कि आप जीत जाओगे और आपने उसके लिए कोई प्रोविजन भी नहीं किया हुआ था, आपकी लाइबिलिटी थी नहीं आपके हिसाब से। अब वो केस सॉल्व हो गया और आपको 10,000 पे करने हैं, तो ये एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो अब बुक्स में आ गई है। ठीक है, तो ये हमें नुकसान देगी ना, लाइबिलिटीज हमारे लिए नुकसान हो जाता है, लॉस है, हमारा पैसा जाने वाला है, तो ये आ जाता है हमारा प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, दैट इज। अब ये हमने बुक्स में एंटर नहीं किया, देखो हमने बुक्स में कोई वैल्यू नहीं बढ़ाई, कोई एंट्री नहीं किया है, हम सिर्फ एक स्टेटमेंट बना के सिर्फ ये देख रहे हैं कि ऑन द होल क्या पोजीशन रही। अब स्टेप 3 क्या होगा? अब हमें जर्नल एंट्री करनी है। अब इस प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन में हम निकालेंगे रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ पार्टनर्स, तो रिस्पेक्टिव शेयर गेन्ड और सैक्रिफाइस्ड बाय पार्टनर्स, तो हर एक का शेयर निकाल लेंगे टोटल में, ठीक है ना, इस अमाउंट में निकालेंगे। तो अब क्या होगा? अगर हमारे पास प्रॉफिट है, नेट रिजल्ट अगर प्रॉफिट है, तो जो गेनिंग पार्टनर है वो अपने अकाउंट में से पैसा डाल देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में पैसा चला जाएगा, कौन सा? प्रोपोर्शनेट अमाउंट, ठीक है ना। और अगर ये लॉस है, नेट में अगर इस सिचुएशन में आपको लॉस हो रहा है तो क्या होगा? तो उस केस में जो गेनिंग पार्टनर है वो एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग लूजिंग पार्टनर बन जाते हैं। अगर आप गेन कर रहे हो लेकिन गेन में आपको लॉस मिल रहा है, मान लो आपके कोई दूर के रिश्तेदार हैं और उनकी डेथ हो गई और उनकी सारी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, ठीक है, तो आप कहोगे जी मुझे फायदा हो रहा है, मुझे प्रॉपर्टी मिल रही है, लेकिन मान लो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उसे डबल का लोन भी ले रखा है, तो आपको मिल तो रही है प्रॉपर्टी लोन के साथ, तो आप क्या बोलोगे? मुझे फायदा हो रहा है। आप कहोगे नहीं, मैं तो नुकसान में हूं, है ना। तो जब लॉस आ जाता है तो उस केस में क्या होता है? जो गेनिंग पार्टनर है वो एक्चुअली लूजिंग पार्टनर बन चुका होता है, तो इसलिए फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को फायदा पहुंच रहा होता है क्योंकि अब उसको कम नुकसान होगा,
उसने शेयर सेक्रीफाइस कर दिया ना, तो आगे जाके जब भी ये लॉस बटेगा उसको कम मिलना है, तो उसको फायदा है, तो अब वो पे करेगा गेनिंग पार्टनर को। सो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से गेनिंग पार्टनर के करंट और कैपिटल अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये हम करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, लॉस। ठीक है, अब इसका लास्ट स्टेप याद रखो, वो अभी काम नहीं आएगा, वो काम आएगा जब हम एक कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे होंगे। लास्ट क्या है कि जो हम प्रिपरेशन करेंगे उसमें क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं होने वाला, बुक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो अमाउंट्स थे ये आपने एडजस्ट किए थे म्यूचुअली, लेकिन आपने एंटर नहीं किए हैं, तो ये आपको यहां नहीं लिखना है, राइट। अब लास्ट एक पॉइंट है जो समझ लेना चाहिए, ऑल्दो ये इतना रेलेवेंट नहीं है बट स्टिल मैं बता देती हूं। स्टेप 5, क्योंकि आपने इतनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया तो उस पर कुछ एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन। अब जहां पर एसेट्स की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है उसको आप एडजस्ट कर लोगे, लेकिन एक्सपेंसेस तो रियल में पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो जब आप एक्सपेंसेस पे करोगे तो वो एज अ लॉस हम क्या लिख देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर फर्म पे कर रही है, फर्म पेज कैश, तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा और ये फर्म कैश पे कर देगी, ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन में आने का मतलब है ये लॉस हो गया, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ये सारा जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये आपको बांटना पड़ेगा, तो ये पार्टनर्स के अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन उनकी ओल्ड रेशो में, तो ये एक्चुअली बट रहा है क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो रियल चीज है। इसको आप एसेट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, आप ऑप्ट कर सकते हो कि मैं दिखाऊंगा नहीं बुक्स में, सिर्फ मैं एक नोट में लिख दूंगा। लेकिन जब आप पैसा पे कर रहे हो, एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, वो तो आपकी पॉकेट से जा रहा है ना, वो तो आपको दिखाना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। आप इसे रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस टू कैश भी कर सकते हो, फिर वो एक्सपेंसेस पार्टनर के अकाउंट में चले जाएंगे, उनके कैपिटल और करंट अकाउंट में कट जाएंगे। ये होते हैं जब ये फर्म पे करती है। अब इसमें दूसरा किस्सा क्या हो जाता है, आप रिवैल्यूएशन के लिए किसी एक पार्टनर को बाउंड कर देते हो कि ठीक है एक्स ये सारा काम देखेगा, और उसके बदले में फिर उसको एक्स्ट्रा पेमेंट होगी जिसे हम कहते हैं रेम्यूनरेशन। ओके, सो इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन इज कैरिड बाय अ पार्टनर अगेंस्ट रेम्यूनरेशन। उसको कुछ पैसा दे रहे हो और वो आपका एक्सपेंसेस को बेयर करेगा, तो उसको जो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं फर्म के लिए वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यहां पे हम जितनी भी रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ रेलेवेंट पार्टनर, तो वो कैश में नहीं जा रही है, वो पार्टनर के अकाउंट से जा रही है, ठीक है। यहां फर्म ने पे किया, कैश में चला गया, यहां पर पार्टनर को दे रहे हो तो पार्टनर के अकाउंट में उसकी रेम्यूनरेशन डाल दोगे, और ये जो लॉस है ये आप पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। ये सारा अमाउंट आप उनकी ओल्ड रेशो में उनको बेयर करना पड़ेगा, उनमें बांट दोगे। अब इसमें तीसरी चीज क्या होती है, मान लो आप हो पार्टनर, आपको कह दिया कि आप रिवैल्यूएशन का सारा काम देखोगे और इसके बदले में आपको 2000 रुपीज की कमीशन मिलेगी, तो फर्म तो आपको कमीशन देगी, फर्म ने इसको एक्सपेंडिचर लिख दिया कि आपको 2000 मिलेंगे और वो एज ए लॉस सब पार्टनर्स को बांट दिया। अब मान लो उसमें रियलिटी में आपको कुछ खर्चा करना पड़ा, क्योंकि जब आप वैल्यूएशन के लिए जाओगे तो हो सकता है आप किसी पर्सन को अपॉइंट करते हो, उसको कुछ कमीशन कुछ पेमेंट करते हो, तो कुछ एक्चुअल एक्सपेंसेस भी होंगे। अब वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, उसको फर्म बियर नहीं करेगी, ठीक है। तो जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं जो पार्टनर को बेयर करने हैं, दे आर बॉर्न बाय पार्टनर, तो उसमें या तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करते क्योंकि वो तो आपको करने हैं ना, आप करो, आपकी अपनी बुक्स में जाएगा। फर्म ने तो आपको रेम्यूनरेशन दे दी, आपको सैलरी या कमीशन दे दी, फर्म का काम पूरा हो गया। अब दूसरी चीज क्या है कि करने तो आपको है लेकिन आपके पास कैश नहीं है, तो आप फर्म से पैसा निकाल जरूर सकते हो, तो आपको फैसिलिटी दे देते हैं कि कैश पेड बाय फर्म है, फर्म आपको पैसा दे देगी लेकिन रहेंगे ये आपके पर्सनल।
तो इन एक्सपेंसेस को पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो पार्टनर की ड्राइंग मान ली जाएगी। तो अगर ये फर्म पे कर रही है, इट इम्प्लाइज इट इज अ ड्राइंग ऑफ द पार्टनर, ये पार्टनर की ड्राइंग है, ठीक है। उसको पे करना था और फर्म से निकाल लिया तो इसलिए उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो आई होप ये समझ में आ रहा है। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर है तो उसको पे करके उसको सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दो। अब वो अगर आप फर्म कर रही है तो फर्म की कैश जाएगी, अगर किसी पार्टनर को आप इसके लिए जिम्मेदार बना देते हो तो वो पैसा पार्टनर को मिल जाएगा। अब वो पार्टनर अगर कुछ पैसा बिजनेस से निकालता है इसके लिए तो या तो छोड़ दो कि उसकी अपनी खर्चा है, या फिर ये मान लो कि फर्म पे कर रही है तो फर्म से पैसा तो जाएगा लेकिन एक्सपेंस नहीं होगा, ये सिर्फ होगा उस पार्टनर की ड्राइंग, ठीक है। तो ये एक जीवन से बहुत रेयरली ये केस आते हैं एक्सपेंसेस का इसमें, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ABC are partners in a firm sharing profits and losses equally. Their balance sheet is showing assets and liabilities and their revaluation is also given. New ratio is 2:2:1. ठीक है, तो ये पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो पहले इक्वल थी, अब वो चेंज करके इसको क्या कर रहे हैं 2:2:1 कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स और रिवाइज वैल्यूज दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें, यू आर टू A is to carry out the reconstitution at a remuneration of say 5,000 rupees. तो रेम्यूनरेशन उसको 5,000 मिलेगी, ए ये सारा काम करेगा। तो फर्म का खर्चा हो गया 5,000, जो फर्म कैश में नहीं दे रही है वो ए को दे देगी। सो दो केसेस है, पास एंट्रीज टू रिकॉर्ड द चेंजेस थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट, नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एंट्री। तो हम केस सेकंड करेंगे पहले क्योंकि अभी हमने यही सब है। तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ शेयर सैक्रिफाइस्ड और गेन्ड, ठीक है ना। सो ABC, ओल्ड रेशो थी इक्वल, न्यू रेशो हो गई 2:2:1। तो शेयर सैक्रिफाइस्ड और गेन्ड कितना है, 1/3 - 2/5 - 1/15, 1/3 - 2/5 - 1/15, 1/3 - 1/5 2/15। तो ये दोनों जो हैं वो गेन कर रहे हैं तो ये पे करेंगे, ये नेगेटिव का मतलब है इन्हें देना पड़ेगा, ये ना गेन किया इन्होंने। और सी ने सेक्रीफाइस कर दिया, देखो पहले उसका 1/3 शेयर था, अब वो 1/5 ले रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है और ये दोनों पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। ऑल राइट, तो गेनिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे करते हैं, ये यहीं से याद रखो। ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट 1/15, ये भी 1/15 पे करेगा किसको, सी को। अब किसका, तो हमें कैलकुलेशन करना होगा प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करो, ठीक है। तो एक एक चीज लेके करते जाएंगे सीधे सीधे। इन्वेस्टमेंट, ओके, इन्वेस्टमेंट में वैल्यू इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,000। प्लांट कम हो गया, लेस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट, कितना 5,000 कम हो गया माइनस में। बिल्डिंग बढ़ गई, एड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। ये हम इकट्ठे भी कर सकते हैं, सारी इंक्रीज पहले लिखते, सारी डिक्रीज बाद में लिखते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए, बट ये तो लाइबिलिटी है ना, अगर हमारा एक्सपेंस बढ़ गया तो हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर आपको पहले 5,600 पे करने थे, अब आपको कह रहे हैं 6,000 पे करो, तो आप तो नुकसान में हो गए ना, तो ये लॉस हो गया। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो सारी चीजें बहुत लॉजिकल होती हैं। डेटर्स, अब डेटर्स तो एसेट है, डेटर्स कम हो रहे हैं, तो कम अगर हो रहे हैं तो डिक्रीज इन डेटर्स क्या हो जाएगा, हमारी नुकसान, 10,000 का लॉस हो गया। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी कम हो रहे हैं लेकिन ये फायदे की बात है, सो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ठीक है, ये हो गया फायदा। तो हमने एक एक करके पिक किया और लिखते गए, नहीं तो आप यहीं पे सोच लो। इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट अगर हमारी बढ़ रही है तो ये प्रॉफिट है। प्लांट एसेट है लेकिन ये कम हो रही है
नुकसान है। बिल्डिंग एसेट है, बढ़ रही है, फायदा है। लाइबिलिटी बढ़ गई, नुकसान है। एसेट, एसेट आपकी कम हो गई, नुकसान। लाइबिलिटी कम हो गई, फायदा। ठीक है, तो सारे प्लस इकट्ठे कर लो, सारे माइनस इकट्ठे करके भी लिख सकते हो। अब आपके पास कितना आ जाएगा, 4000 आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो अब क्या होगा, ए विल पे 1/15 ऑफ 4000, कितना हो जाएगा 2667। बी विल पे 1/15 ऑफ 4000, 2667। ये पॉइंट में होता है तो थोड़ा सा हमारा इसमें अमाउंट्स का डिफरेंस आ सकता है, तो वो हम रेशियोज को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 334 हो जाएगा, या इसको 6 कर लेते, ये आ जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, इसमें जर्नल एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए दे रहा है, बी दे रहा है 5 और सी विल रिसीव, सो सी इज कैपिटल अकाउंट। अगर यहीं पे ये फिक्स्ड कैपिटल होती तो हम करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री करते, बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, अगर ये लॉस होता तो रिवर्स कर देते। अब नेक्स्ट इसमें क्या है आपके पास, एक्सपेंसेस भी हैं। ए कैरी आउट कर रहा है एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 5000। तो अब ए जो एक्सपेंसेस पे करेगा, तो सबसे पहले फर्म एक्सपेंस पे करने की एंट्री करेगी। क्या एंट्री होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या रिवैल्यूएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये ए को जिम्मेदारी दे दी, ए अपने आप करता रहेगा, उसको 5000 दे देंगे। बीइंग द रेम्यूनरेशन पेड टू ए। अब ये फर्म के लिए तो लॉस हो गया, तो ये लॉस किस में बट जाएगा, ये सब में बटेगा, ए बी सी। तो इसमें एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि एडजस्टमेंट की बात ही नहीं है, ये तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पैसा जा रहा है आपके पास से। सो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 5000 और इनकी ओल्ड रेशो थी इक्वल, उसमें ये सारे आपके आ जाएंगे अमाउंट। तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अलग से एडजस्ट करते हैं। सो इस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, ये अब आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, कई बार हमारे कुछ अमाउंट्स जो हैं वो आपके ओवरलैपिंग हो सकते हैं। जैसे आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपने एक अमाउंट क्या पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, याद है। अब वो रिजर्व आपने पढ़ा था, यहां पे भी इन्वेस्टमेंट है, रिजर्व है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अगर वो साथ में दे रखे हैं तो उनको एडजस्ट करके ही फाइनल सम लेना है। तो ये नहीं है कि हम केस ए कर रहे हैं तो हम बाकी सबसे आंखें बंद कर लेंगे, जो पहले कर चुके हैं वो सब याद रखना है। मान लो आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होता, ठीक है, सपोज वो है 4000। अब यहां तो प्रॉफिट है तो कोई बात नहीं, सपोज ये लॉस हो रहा होता, 20,000 वैल्यू है, 2000 का लॉस है, तो वो लॉस यहां नहीं आता, वो लॉस कहां जाता, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जाता, अगर उसका रिजर्व बना रखे। सिमिलरली अगर आपके पास कोई नई लाइबिलिटी आ जाती है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी, तो अगर आपके पास रिजर्व है तो पहले रिजर्व को डील करोगे, फिर यहां पे आओगे। ठीक है, तो पिछली सारी चीजें याद रखनी है साथ में। सो आई होप ये एडजस्टमेंट एंट्री आपको समझ आ गई है। बहुत सिंपल है, एक सिंगल एंट्री है। टेक्निकली एक्सपेंसेस बहुत रेयर आते हैं, एंट्री एक ही रहेगी। क्या करना है, हर एडजस्टमेंट में यही कर रहे हो, सेक्रीफाइस और गेन निकाल रहे हो। अब गेनिंग पार्टनर विल पे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, उसने सेक्रीफाइस किया है तो उसका कॉम्पनसेशन बनता है ना। तो क्या देना है उसको, जब आपके पास गुडविल थी तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट गुडविल का एडजस्ट कर देते थे, जब आपने रिजर्व्स एंड प्रॉफिट लिए तो उनका अमाउंट एडजस्ट करना शुरू कर दिया, और अब जब आपके पास रिवैल्यूएशन हो गया तो आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल लोगे। तो इसका प्रॉफिट और लॉस निकाला, उसको एडजस्ट कर दिया और उसके लिए आपने एक सिंगल एंट्री पास कर दी। ठीक है ना, तो बेसिकली तो हमें यही समझना है। बाकी जो दो इसके एडिशनल पॉइंट्स थे वो आपको याद रखने हैं। एडिशनल पॉइंट यहाँ पर आप नोट की तरह से लिख सकते हो। फॉर इन्वेस्टमेंट
if investment fluctuation reserve exist, treat it accordingly। अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूं कि क्या करना है, accordingly मतलब जो उस टाइम पड़ा था वही करना है। For workman compensation liability, if its reserve, अगर इसका रिजर्व भी एग्जिस्ट करता है, वर्क अकॉर्डिंगली। मतलब मान लो आपको ये दे रखा होता है इस क्वेश्चन में नीचे कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन की लाइबिलिटी आ गई है सिर्फ 4000 की, तो लाइबिलिटी आ जाए नहीं तो लॉस है, लेकिन अगर आपने उसका रिजर्व पहले से बना रखा है तो उसको तो रिजर्व में लेके जाओगे ना, फिर भी बच जाती है तो रिवैल्यूएशन में आती है। तो ये थोड़ा सा इसमें आप कह सकते हो कॉमन लिंक है। तो रिजर्व और रिवैल्यूएशन बिल्कुल सेपरेट नहीं है। आपके पास एक तरफ रिजर्व है, ठीक है, एक तरफ आपने रिजर्व्स की वर्किंग करी है, सारे टाइप के रिजर्व आपने करे हैं, एक तरफ आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कर रहे हो, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि ये सेपरेट है ये सेपरेट है, ये ओवरलैपिंग फील्ड्स हैं। इसमें ये जो ओवरलैपिंग फील्ड है वो कौन सा है, इन्वेस्टमेंट का और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का। तो ओवरलैपिंग फील्ड को आपको इकट्ठा समझ के फिर करना होगा। तो कोई भी चीज इंडिविजुअली नहीं लेनी है, सब चीजें इकट्ठी हैं, साथ में चलती हैं। तो सारे रूल्स हमें रिवाइज करते रहना। ऑलराइट, सो यू कैन प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री आप कर लेना। तो जो इसका सेकेंड मेथड है विच इज रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड, जिसमें हम वैल्यूज को चेंज करते हैं, दैट वी विल डू नेक्स्ट टाइम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू।